कहानी की शुरुआत जोश लैम्बर्ट, जो एक स्कूल टीचर है, और उसकी पत्नी रेनाई से शुरू होती है, जो अपने 3 बच्चों डॉल्टन, फोस्टर और छोटी बेटी कैली के साथ एक नए घर में शिफ्ट होते हैं। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है। एक दिन रेनाई को नींद नहीं आ रही होती है, इसलिए वो अपनी पुरानी एल्बम देखने लगती है। तभी उसका बेटा डॉल्टन आता है और बताता है कि उसे भी नींद नहीं आ रही है। थोड़ी देर बाद बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं और सभी साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। रेनाई घर में अकेली होती है। वो कुछ सामान रखने ऊपर जाती है और देखती है कि उसका एक बॉक्स ऊपर रखा हुआ है। ये देखकर वो चौंक जाती है, क्योंकि उसने तो वो बॉक्स नीचे ही रखा था। इसी तरह एक दिन उसे किताबें नीचे पड़ी मिलती है। उसे लगता है कि बच्चे शरारत कर रहे हैं। जब वो बच्चों से कहती है कि सामान को न छेड़े, तो बच्चे कहते हैं कि उन्होंने किताबों को हाथ नहीं लगाया। एक शाम डॉल्टन को छत से कुछ आवाजें सुनाई देती है। वो ऊपर जाता है और उसे वहां एक पुरानी सीढ़ी दिखती है। वो सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी टूट जाती है और वो गिर जाता है। गिरने के बाद डॉल्टन को अंधेरे कोने में कुछ नजर आता है और वो डर के मारे चीखता है। जब जोश वहां पहुंचता है तो वहां कोई नहीं होता। डॉल्टन को बस हल्की खरोंच आती है और वह सो जाता है। लेकिन ये कोई साधारण नींद नहीं थी। यही वो पल था जब उसकी आत्मा उसके शरीर से अलग होकर द फर्दर में भटक गई थी। अगली सुबह डॉल्टन नहीं जागता। उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर हर तरह के टेस्ट, MRI, CT स्कैन करते हैं और बताते हैं कि डॉल्टन के दिमाग में कोई चोट नहीं है। उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ है, लेकिन वो होश में नहीं आ रहा। डॉक्टर उसे कोमा में घोषित कर देते हैं। 3 महीने बीत जाते हैं और डॉल्टन अब भी उसी रहस्यमयी नींद में है। 3 महीने बाद डॉक्टर उसे घर पर ही इलाज के लिए भेज देते हैं। जब डॉल्टन का शरीर घर वापस आता है तो असली दहशत शुरू होती है। रेनाई अब घर में अकेली महसूस नहीं करती। एक दोपहर जब रेनाई अपनी छोटी बेटी के कमरे का मॉनिटर ऑन करती है तो उसे भारी सांसें लेने और रेनाई रेनाई पुकारने की आवाज सुनाई देती है। जब वो ऊपर भागती है तो कमरा खाली होता है। उसी दिन रात के समय घर का अलार्म बजने लगता है। जोश नीचे आकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी रेनाई केली के कमरे में जाती है और उसे वहां एक डरावना आदमी खड़ा दिखाई देता है। वो चीख पड़ती है और जोश ऊपर आता है, लेकिन वहां भी कोई नहीं होता। तभी अलार्म दोबारा बजने लगता है। रेनाई बच्चों को लेकर डॉल्टन के कमरे में चली जाती है। जोश नीचे जाकर देखता है तो सामने का दरवाजा खुला मिलता है। उसे लगता है कि कोई चोर आया है। वो पूरे घर में घूमकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगता है। जोश देर तक स्कूल में ही रहने लगता है। उसे घर का माहौल ठीक नहीं लगता। उसे लगने लगता है जैसे वहां उसका दम घुट रहा हो। एक दिन जब रेनी डॉल्टन के कपड़े बदल रही होती है, तब उसे उसके बिस्तर पर खून का एक हैंडप्रिंट दिखाई देता है। उसे देखकर वो डर जाती है। रात में जब जोश घर आता है तो वो परेशान मन से उसे सारी बात बताती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। इसीलिए जोश नीचे ही सो जाता है। जब रेनाई कमरे में अकेले सो रही होती है, तभी अचानक उसकी आंखें खुल जाती है। वो अपनी खिड़की के कांच पर एक लंबे, अजीब दिखने वाले आदमी की परछाई देखती है। अचानक वो आदमी कमरे में आ जाता है और रेनाई की तरफ दौड़ता है। वो चीख पड़ती है। उसकी चीख सुनकर जोश दौड़कर ऊपर आता है और रेनाई को संभालता है। वो रोते हुए जोश से घर बदलने के लिए कहती है। इसके बाद वे लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं। एक दिन रेनाई को घर के अंदर एक छोटे बच्चे की आत्मा नाचती हुई दिखाई देती है। वो भागकर डॉल्टन के कमरे में जाती है और वहां उसे वही बच्चे की आत्मा अलमारी में दिखाई देती है। ये देखकर वो बहुत डर जाती है। अगले दिन जोश की माँ लोरेन उनसे मिलने आती है। वो बताती है कि उसने भी एक सपना देखा है। एक भयानक लाल चेहरे वाला साया डॉल्टन के बिस्तर के पास खड़ा था और उसने डॉल्टन की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि वो डॉल्टन को ले जाना चाहता है। तभी लॉरेन को वही चेहरा जोश के पीछे दिखाई देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं और भागकर
डॉल्टन के कमरे की तरफ जाते हैं। अंदर जाते ही उनके होश उड़ जाते हैं। डॉल्टन का कमरा बिखरा पड़ा होता है और डॉल्टन जमीन पर पड़ा होता है। जोश की मां लोरेन लैम्बर्ट को भी कुछ परछाइयां दिखाई देती है। वो हार मानकर एलिस रेनियर नाम की एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर को बुलाती है। एलिस के साथ उसके 2 सहायक स्पेक्स और टकर भी आते हैं। एलिस बताती है कि ये घर हॉन्टेड नहीं है, बल्कि उनका बेटा हॉन्टेड है, इसीलिए भूतिया घटनाएं इस घर में भी शुरू हो गई है। वो बताती है कि डॉल्टन कोमा में नहीं है, वो दरअसल एक एस्ट्रल प्रोजेक्टर है। वो सोते समय अपनी आत्मा को शरीर से बाहर निकाल सकता है और दूर दूर तक जा सकता है, लेकिन इस बार वो बहुत दूर निकल गया है और एक ऐसी जगह फंस गया है जिसे एलिस द फर्दर कहती है। द फर्दर एक अंधेरी और ठंडी जगह है जहां वे आत्माएं रहती हैं जिनका कोई ठिकाना नहीं है। वहां एक बहुत ही शक्तिशाली और दुष्ट राक्षस है, लिपस्टिक फेस डेमन, जिसने डॉल्टन की आत्मा को कैद कर लिया है ताकि वो उसके शरीर पर कब्जा कर सके। जॉश उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और उन सबको वहां से जाने के लिए कह देता है। उसी रात जॉश डाल्टन के कमरे में होता है और उसे वहां वही सारी ड्राइंग्स दिखाई देती हैं जैसी एलिस ने बताई थी। तब उसे यकीन हो जाता है कि एलिस सच बोल रही थी। वे लोग एलिस को दोबारा बुलाते हैं और एलिस सारी लाइट्स ऑफ करके डॉल्टन से बात करने की कोशिश करती है। डॉल्टन से बात के दौरान वहां बहुत सारी आत्माएं आ जाती हैं और सब कुछ हिलने लगता है। आत्माएं उन पर हमला करने लगती हैं। तभी डॉल्टन अचानक खड़ा हो जाता है और उन पर हमला कर देता है। तभी एलिस उसे शांत करने की कोशिश करती है। वे लोग लाइट ऑन करते हैं और डाल्टन फिर से बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद लॉरेन वहां आती है जिसे एलिस ने बुलाया होता है। एलिस उन्हें बताती है कि डाल्टन को ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये शक्ति उसे अपने पिता से मिली है। जब जोश लगभग 8 से 9 साल का था, 1986 के आसपास, तब उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा अभी डॉल्टन के साथ हो रहा है। जोश के पास एस्ट्रल प्रोजेक्शन की शक्ति थी। लोरेन ने जोश की जितनी भी तस्वीरें खींची, उन सब में जोश के पीछे एक धुंधली सी आकृति दिखाई देती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, वो आकृति हर तस्वीर में जोश के ओर करीब आती गई। वो आकृति एक बूढ़ी औरत की थी जिसने काले रंग के शादी के कपड़े पहने हुए थे और उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसे द ब्राइड इन ब्लैक कहा जाता है। जब लोरेन बहुत डर गई तो उसने एलिस की मदद ली थी। जोश को बचाने के लिए एलिस ने उसे हिप्नोटाइज किया ताकि वो अपनी इस शक्ति को भूल जाए। उसे अपनी यात्राओं और उस बूढ़ी औरत के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा और वो इससे बच गया था। अब वही सब उसके बेटे के साथ हो रहा है। एलिस बताती है कि डॉल्टन को बचाने का एकमात्र तरीका यही है कि जोश को फिर से द फर्दर में जाना होगा। जोश तैयार हो जाता है। एलिस जोश को एक आरामदायक कुर्सी पर बैठाती है और उसे हिप्नोटाइज करती है। एलिस उसे कहती है कि वो अपने मन को शांत करे और अपने शरीर से बाहर निकले। जैसे ही जोश एस्ट्रल वर्ल्ड में कदम रखता है, उसे अपना ही घर बिल्कुल अलग दिखता है। चारों तरफ घना अंधेरा, ठंडी हवा और गहरा कोहरा होता है। जोश हाथ में एक लालटेन लेकर अपने घर से बाहर निकलता है। द फर्दर असल में हमारे संसार का ही एक काला और बिगड़ा हुआ रूप है। वहां उसे वे आत्माएं दिखती है जो मर चुकी है, लेकिन अभी भी अपनी पुरानी जिंदगी से चिपकी हुई है। रास्ते में उसे एक अजीब परिवार दिखता है जो एक लिविंग रूम में बैठा है, लेकिन वे सभी मरे हुए हैं और उनकी मुस्कान बहुत डरावनी है। जोश को एलिस ने चेतावनी दी थी कि वह इन आत्माओं से बात न करे और न ही उन्हें अपनी ओर आकर्षित करे। भटकते हुए जोश उसी पुराने घर में पहुंचता है जहां वो बचपन में रहता था। वहां उसे अपना बचपन वाला रूप दिखता है। छोटा जोश उसे इशारा करता है कि डॉल्टन ऊपर की मंजिल पर कैद है। यही जोश का सामना फिर से उस काली दुल्हन से होता है जो बचपन में उसका पीछा करती थी। वो उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जोश डॉल्टन को बचाने के जुनून में आगे बढ़ जाता है। जोश एक लाल रंग के दरवाजे के सामने पहुंचता है
तभी अचानक वही लंबा और अजीब दिखने वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। जोश किसी तरह अपने आप को बचाता है और लाल दरवाजे के अंदर जाता है। जोश देखता है कि डॉल्टन को लोहे की जंजीरों से बांधकर एक कोने में रखा गया है। जोश फुसफुसाते हुए डॉल्टन के पास जाता है। तभी डॉल्टन उस राक्षस की तरफ इशारा करता है। तभी जोश देखता है कि वहां पुरानी मशीनों के चलने की आवाजें आ रही है और वो राक्षस किसी संगीत की धुन पर अपनी कलाकृतियां बना रहा है। जोश डॉल्टन की जंजीरें तोड़ने की कोशिश करता है। तभी राक्षस को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है और वह जोश पर हमला कर देता है। जोश डॉल्टन को लेकर वहां से भागता है। पूरा द फर्दर उनके पीछे पड़ जाता है। अंत में वे ऐसी जगह फंस जाते हैं जहां अंधेरी गलियों में कई डरावनी आत्माएं उन्हें घेर लेती है। तभी उन्हें दूसरी तरफ से रेनाई की आवाज आती है। वे आवाज का पीछा करते हुए वापस अपने घर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। जोश डॉल्टन को चिल्लाकर कहता है कि वो अपने शरीर की तरफ भागे और उठ जाए। उधर असली दुनिया में भी सब कुछ गड़बड़ाने लगता है। आत्माएं उनकी दुनिया में एंट्री करने की कोशिश करती है। वो सब घर के सारे दरवाजे बंद करते हैं। उधर डॉल्टन के पीछे वही राक्षस दोबारा आ जाता है। वो किसी तरह छिपता छिपाता अपने कमरे तक पहुंचता है। उसी समय जोश को वो बूढ़ी औरत द ब्राइड इन ब्लैक रोक लेती है। जोश उस पर चिल्लाता है और कहता है, मुझसे दूर रहो, तुम मुझे नहीं पा सकती। उधर रेनाई जोश को अपनी दुनिया में बुलाने के लिए चिल्लाकर उन्हें आवाज लगा रही है। डॉल्टन की आत्मा उसके शरीर तक पहुंचती है और जोश भी अपनी दुनिया में लौट आता है। एक और परिवार जहां डाल्टन के आने की खुशी मना रहा है, वहीं दूसरी ओर एलिस को जोश के बिहेवियर में कुछ अजीब लगता है। उसकी नजर जोश के हाथों पर जाती है। वो चुपके से अपना कैमरा निकालती है और जोश की एक फोटो खींचती है। जैसे ही फ्लैश चमकता है, जोश का चेहरा अचानक गुस्से से भर जाता है। वो जोर से चिल्लाता है, मैंने तुमसे कहा था कि फोटो मत खींचो। एलिस फोटो की तरफ देखती है और उसके होश उड़ जाते हैं। कैमरे की स्क्रीन पर जोश का चेहरा नहीं, बल्कि उस भयानक बूढ़ी औरत द ब्राइड इन ब्लैक का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो औरत जोश के शरीर के अंदर से कैमरे की ओर मुस्कुरा रही थी। एलिस को समझ आ गया कि जब जोश द फर्दर में उस औरत से लड़ रहा था, तब वो उसे डरा नहीं रहा था, बल्कि उसे अपने शरीर में आने का मौका दे रहा था। असली जोश अभी भी अंधेरे में कहीं फंसा हुआ है। जैसे ही एलिस पीछे हटती है, जोश उस पर हमला कर देता है। वह एलिस का गला इतनी जोर से घोंटता है कि उसकी मौत हो जाती है। जब रेनाई कमरे में आती है तो वो एलिस को मरा हुआ पाती है। वो डरते हुए जोश को पुकारती है। रेनाई जब एलिस का कैमरा उठाकर वो फोटो देखती है तो उसकी चीख निकल जाती है। जोश पीछे से रेनाई के कंधे पर हाथ रखता है और फिल्म वही खत्म हो जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता।